रेक्टल प्रोलैप्स की सर्जरी की, तो मैंने वीडियो लास्ट वहीं पे रोक दी थी क्योंकि मैंने सोचा कि आपको ना स्लाइड्स पे करवाती हूँ रेक्टल प्रोलैप्स की सर्जरी, उसके बाद बुक से देख लेंगे। बुक से ना डायरेक्टली समझ नहीं आएगा। तो अगर फुल थिकनेस का प्रोलैप्स हो रेक्टम का तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है। अब वो सर्जरी जो है पेरिनियल अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, और एब्डोमिनल अप्रोच भी। पहले हम उनको स्लाइड से देखते हैं, फिर हम यहाँ वापस आते हैं। अच्छा, अब आप वो ये बात कर रहे हैं कि सर्जरी रिक्वायर होती है जब रेक्टल प्रोलैप्स होता है, ठीक है। सर्जरी इज रिक्वायर्ड एंड द ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म विया पेरिनियल अप्रोच और एब्डोमिनल अप्रोच। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि सर्जरी आप पेरिनियल अप्रोच से भी कर सकते हो, एब्डोमिनल अप्रोच से भी कर सकते हो। अगर एब्डोमिनल अप्रोच से कीजिए रेक्टोपैक्सी, यानी रेक्टस को अटैच कर दिया जाए, जैसे वो स्क्लेरोजिंग एजेंट से हमने किया था ना अटैच, इस तरह से सर्जरी से अटैच कर दिया जाए तो उसका रिकरेंस बहुत कम है, ठीक है। तो एब्डोमिनल अप्रोच तो अच्छी हुई। लेकिन अगर पेशेंट एल्डरली होगा और बहुत उसकी जनरल कंडीशन पुअर है तो फिर हम पेरिनियल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है? एब्डोमिनल अप्रोच, क्योंकि उसमें रिकरेंस बहुत कम है। लेकिन पेरिनियल करना है एल्डरली, फ्रेल और पेशेंट में, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जो एब्डोमिनल प्रोसीजर है उसके कुछ रिस्क है कि वो पेल्विक या ऑटोनोमिक नर्व को आप डैमेज कर सकते हो, आप सेगुअल डिस्फंक्शन कर सकते हो। तो इसीलिए पेरिनियल अप्रोच जो है वो यूजली यंग मैन में प्रेफर की जाती है, ठीक है। एक तो एल्डरली लोगों में भी पेरिनियल ऑपरेशन इंडिकेट हमने किया, ठीक है। और दूसरा, अगर यंग मैन होगा तो उसमें हम पेरिनियल अप्रोच किस लिए प्रेफर करेंगे? इसलिए प्रेफर करेंगे क्योंकि सैगुअल डिसफंक्शन होने का खतरा है अगर एब्डोमिनल अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है। तो अब पेरिनियल अप्रोच की बात कर लेते हैं। इसमें 3 ऑपरेशन आते हैं। एक थाइस्ट ऑपरेशन है, दूसरा जो है वो डिलोम ऑपरेशन है, और तीसरा इसमें अल्टीमियर प्रोसीजर है, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन आपने देख लेनी है। थायर्स प्रोसीजर में हमने क्या करना है? अब ये है तीनों पेरिनियल अप्रोच। इसमें क्या करना है कि स्टील वायर को यूज करते हुए या सेलास्टिक नायलॉन सूचर को यूज करना है, ठीक है, अराउंड द एनल कनाल, और आपने स्टिचेस लगा देने। जैसे उसने ना ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि वो यहाँ से और यहाँ से, ये देखिए उसने वायर पास की है और पास करके या उसने नायलॉन सूचर पास किया और ये इसने ऐसे सारे सूचर्स लगा देने। तो ये देखिए यहाँ पे सूचरिंग हो गई, यहाँ पे सूचर्स लगा दिए, यहाँ पे सूचर्स लगा दिए। तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा तंग हो गया है, एनल कनाल ना तंग हो गई है। तो एनल कनाल के क्या किया, वहां पे नायलॉन सूचर में सूचर लगा दिया। लेकिन अब ये प्रोसीजर ऑब्सोलीट है। वो कह रहा है अब हम इसको यूज नहीं कर रहे। क्यों यूज नहीं कर रहे? क्योंकि इसकी मदद से ना, या तो जब हम ये करते थे तो सूचर ब्रेक कर जाते थे, या इसकी वजह से पेरिनियल सेप्सिस भी हो जाता था, और इसमें ना एनल स्टेनोसिस भी होती। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एब्सोल्यूट की क्यों है, क्योंकि ये ना एनल स्टेनोसिस करवा देता था, ठीक है। फंक्शनल प्रॉब्लम कि वो सूचर प्रोलैप्स को तो रोक देते थे लेकिन फिर एनल स्टेनोसिस हो जाती थी, ठीक है। अब प्रेफर कौन सा करते हैं? डिलोम ऑपरेशन, जिसको आगे देखना है। डिलोम में क्या करते हैं? इसमें ना रेक्टल म्यूकोजा को रिमूव करते हैं सर्कमफेरेंशियली। अब ये प्रोलैप्स हो रहा है ना, तो वो सारा सर्कमफेरेंस ऐसे टोटली, मतलब ये ऐसे गोल पूरा म्यूकोजा को उतार देते हैं। कहाँ से उतारते हैं? जो रेक्टम प्रोलैप्स हो रहा है ना उसमें से, उसकी पूरी लेंथ का म्यूकोजा उतार देते हैं। अब जो अंडरलाइंग मसल है उसको प्लाइकेट कर देते हैं सीरीज ऑफ सूचर, प्लाइकेट उसको सिलाई कर देते हैं सूचर्स की मदद से। म्यूकोजा सारा उसको रिमूव कर दिया, उसकी प्लाइकेशन कर दी अंडरलाइंग मसल्स की, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि एनल कनाल म्यूकोजा इज देन सूचर सर्कमफेरेंशियली टू द रेक्टल म्यूकोजा। अब जो एनल कनाल का म्यूकोजा है उसको इस रेक्टम म्यूकोजा के साथ सूचर कर देना है, ठीक है। क्योंकि रेक्टम, अब म्यूकोजा कहाँ पर रह गया? रेक्टम का म्यूकोजा तो हमने रिमूव कर दिया था, लेकिन जो रेक्टम का म्यूकोजा टिप ऑफ प्रोलैप्स हमने थोड़ा सा छोड़ देना, उसके साथ एनल कनाल के म्यूकोजा को सूचरिंग कर देनी है। ऊपर रेक्टम होती है ना, ये रेक्टम है, ठीक है, और नीचे एनल कनाल होती है। तो ऊपर जो रेक्टम प्रोलैप्स हो रहा था उसका सारा सर्कमफेरेंशियली आपने यहाँ से म्यूकोजा रिमूव कर दिया, उसके टिप पे थोड़ा सा म्यूकोजा छोड़ दिया, उसके बाद उसको प्लाइकेट कर दिया मसल्स को। अब जो उसका यहाँ पे थोड़ा सा म्यूकोजा रह गया था उसकी सूचरिंग कर दी एनल कनाल के म्यूकोजा के साथ, ठीक है। प्रोलैप्स रिड्यूस हो जाएगा और एनल कनाल के ऊपर एक रिंग बन जाएगी मसल्स की, क्योंकि अब यहाँ पे म्यूकोजा नहीं, यहाँ पे सारी मसल्स की ही रिंग है, ठीक है। और ये रिकरेंस को प्रिवेंट करेगी। अब ये जो है ना मसल्स है सारे, और ये रिकरेंस नहीं होगी अब, ठीक है, प्रोलैप्स नहीं करेगा। इसको डिलोम कहते हैं। म्यूकोजा को रिमूव किया और उसके बाद एनल म्यूकोजा के साथ इसकी सूचरिंग कर दी। अच्छा, लास्ट अल्टरमियर प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं? इसमें एक्सीजन करते हैं प्रोलैप्स रेक्टम की, मतलब जो बाहर रेक्टम आ रहा है उसको सारे को एक्साइज कर देते हैं, एक्सीजन कर देते हैं, और साथ सिग्मोइड कोलोन की भी कर देते हैं, और कोलो एनल एनास्टोमोसिस कर देते हैं। अब आपने सिग्मोइड कोलोन को भी निकाल दिया, रेक्टम को भी निकाल दिया, तो जो कोलोन है उसको डायरेक्टली एनल कनाल से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि इनमें सबसे अच्छा ये वाला है, डिलोम ऑपरेशन, इसको प्रेफर किया जाता है। अब आगे जी एब्डोमिनल अप्रोच की बात करते हैं। एब्डोमिनल अप्रोच का क्या प्रिंसिपल है कि जो रेक्टम है ना उसको होल्ड करना है उसकी प्रॉपर पोजीशन पे, रेक्टम को पकड़ के रखना है उसकी पोजीशन में, यानी उसको सूचरिंग कर दो, किसी तरह से उसको अटैच कर दो कि वो नीचे ना है, ठीक है। ये किन पेशेंट में किया जाता है? जो कि अदरवाइज गुड हेल्थ में होते हैं। आपको मैंने बताया ना कि जो जिनकी कंडीशन जनरली पुअर हेल्थ होती है, एल्डरली लोग, तो उनमें हम ये नहीं करते, ये उनमें पेरिनियल ही कर देते हैं। ये करते हैं जिनकी गुड हेल्थ होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें ना एक उसने वेल्स ऑपरेशन की बात की हुई है, ठीक है। वेल्स ऑपरेशन देखती है। द रेक्टम इज फिक्स्ड firmly टू द sacrum by inserting a sheet of
प्रोपाइलीन मैश बिटवीन देम। तो वेल्स ऑपरेशन आसान है। इसमें क्या करते हैं कि रेक्टम को ना सैक्रम के साथ अटैच, क्योंकि हमने कहा एब्डोमिनल ऑपरेशन में हमने क्या करना है कि रेक्टम जो है ना उसको उसकी जगह पर अटैच कर देना है कि वो नीचे ना है। तो रेक्टम को कैसे अटैच किया, एक मैश हमने रख दिया, पॉलीप्रोपाइलीन मैश रखा जाता है सैक्रम और रेक्टम के दरमियान, ठीक है। रिपस्टिन ऑपरेशन दूसरा इसने बात की, इसमें क्या करते हैं, इसमें हिचिंग अप कर देते हैं रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन को बाय टेफ्लॉन स्लिंग टू द फ्रंट ऑफ सैक्रम। इसमें जो रेक्टोसिग्मोइड का जंक्शन है ना, कि ये डिसेंडिंग कोलोन था, यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन था, यहाँ पे रेक्टम था, तो ये जो जंक्शन है ना रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन का, इसको साथ अटैच कर देते हैं स्लिंग की मदद से सैक्रम के साथ, ठीक है। मैनी सर्जन सिंपली सूचर द मोबिलाइज्ड रेक्टम टू द सैक्रम यूजिंग 4 to 6 इंटरप्टेड सूचर्स, सो कॉल्ड सूचर रेक्टोपैक्सी। सूचर रेक्टोपैक्सी का आपने देखा था ना कि रिकरेंस भी इसकी बहुत कम थी। इसमें सिंपली क्या करते हैं, ना मैश लगाते हैं ना कुछ स्लिंग लगाते हैं, सिंपली सैक्रम को पकड़ के ना सैक्रम के साथ रेक्टम के स्टिचेस लगा देते हैं, एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली अब ये टेक्निक ओपन सर्जरी से नहीं की जा रही, लैप्रोस्कोपिकली की जा रही है। इसकी वजह से ट्रोमा भी रिड्यूस हो गया ऑपरेशन का, और हॉस्पिटल स्टे भी कम हो गया, और ये अच्छा प्रोसीजर तो है, इसमें रिकरेंस तो वैसे ही कम होती है एब्डोमिनल प्रोसीजर्स में, ठीक है। लेकिन इसके लिए अच्छी हेल्थ होना जरूरी है। तो ये आपने देखा कि रेक्टम प्रोलैप्स की सारी सर्जरीज, अगर यहाँ से आप देखो पेरिनियल अप्रोच, मैंने आपको थाई स्टिच वो जो डायग्राम भी दिखाई थी कि ऐसे एनल कनाल में स्टिचेस लगा देते हैं, लेकिन इसका क्या ऑब्सोलीट हो गया क्योंकि एनल कनाल स्टेनोसिस करवा देता था, ठीक है। नायलॉन सूचर की मदद से स्टिच लगाते हैं, स्टील वायर यूज करते हैं। डुलोम ऑपरेशन सबसे अच्छा वाला था। इसमें क्या करते थे कि मिकोजा को सर्कमफ्रेंशियली रिमूव कर देते थे, प्रोलैप्स जो रेक्टम है उसका मिकोजा, और जो बाकी दो एंड बचते हैं मिकोजा के, कौन से दो एंड, एक टिप ऑफ रेक्टम पे और एक एनल कनाल पे, उनको स्टिचेस कर देते थे, ठीक है। और अप्लाइकेशन का हो जाती थी मसल्स की, तो मसल्स जब रिंग बन जाती थी ना तो प्रोलैप्स नहीं करते थे। फिर अल्टीमियर प्रोसीजर इसमें क्या करते थे कि पूरा को पूरा रेक्टम को और सिग्मोइड कोलोन को एक्साइज कर देते थे और कोलो एनल एनास्टोमोसिस बनाते थे, ठीक है। तो अच्छा जो सबसे था ना वो ये था डिलोम। वेल्स ऑपरेशन, वेल्स ऑपरेशन में क्या करते हैं जी, इसमें आपको एक वेल्स था, एक रिपस्टिन ऑपरेशन दिखाया था, और एक रेक्टोपैक्सी भी था, वो इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा। वेल्स ऑपरेशन में क्या करते हैं कि लेप्रोटमी परफॉर्म करते हैं, मिड लाइन, ठीक है, एब्डोमेन को खोलते हैं, रेक्टम को मोबिलाइज करते हैं, एक मैश रख देते थे सैक्रम के दरमियान और रेक्टम के दरमियान, ठीक है। अच्छा, अब जो फ्री मार्जिन थे मैश के, उसको रेक्टम के साथ उसकी सूचरिंग कर देते थे, इससे डाउनवर्ड डिप्लेसमेंट नहीं होती थी। रिपस्टिन प्रोसीजर में रेक्टम को मोबिलाइज करते थे, उसको सैक्रम के साथ डायरेक्टली इन इंटरप्टेड सूचर्स की मदद से अटैच कर देते थे, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। उन्होंने इधर लिखा है कि स्लिंग की मदद से करते थे, तो आप ये वाला भी कर सकते हो, अगर चाहो तो आप डॉगर से ये वाला भी कर सकते हो प्रोसीजर। तो ये बहुत आसान प्रोसीजर है, एक दफा अगर आप इन स्लाइड्स को जो मैंने आपको दिखाई है अच्छे से कर लें तो ये आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगर फेमिलियल एडेनोमाइटिस पॉलीपोसिस है, इसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब हमने वो वाली सीरीज की थी जिसमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और प्रेजेंटेशन देखा था, तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें ना 100% होता है कि अगर किसी को ये पॉलिप हो गए ना तो उसको कैंसर हो जाता है, तो इसीलिए इसमें प्रोफाइलेक्टिक कोलेक्टमी करनी पड़ती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या बता रहा है कि अगर तो पेशेंट में 100%, अगर इस पेशेंट को ये डेवलप हो गया है, ठीक है, फेमिलियल एडेनोमाइटिस पॉलीपोसिस, तो 100% चांसेस है कि उसको कोलेरेक्टल कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं कि सिर्फ कोलोन निकालते हैं। एक तो ये होता है कि सिर्फ कोलोन निकाली, रेक्टम को नहीं निकाला, सिर्फ कोलोन को निकाला, और रेक्टम का जो इलियम के साथ एनास्टोमोसिस करा दिया, ठीक है। रेक्टम को छोड़ दिया और रेक्टम का इलियम के साथ एनास्टोमोसिस करा दिया। लेकिन इसमें आपको 6 मंथ के इंटरवल पे फॉलो अप करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना 10% के पेशेंट है ना रेक्टल कार्सिनोमा हो जाता है। थोड़ा सा रिस्क बाकी रह गया, कोलोन को तो निकाल दिया लेकिन रेक्टल कार्सिनोमा का 10% रिस्क रह गया, इसलिए आपको एवरी 6 मंथ फॉलो अप करना पड़ता है। टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी, इसमें क्या करते हैं, टोटल कोलोन भी निकालते हैं, रेक्टम भी निकालते हैं, और परमानेंट इलियोस्टमी कर देते हैं। अब जब आपने रेक्टम भी निकाल दी है, कोलोन को भी निकाल दिया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इलियम को डायरेक्टली आप इलियोस्टमी करोगे, परमानेंट इलियोस्टमी। आपको याद है कि और किस सर्जरी में हमने ये किया था कि कोलोन और रेक्टम को निकाला था, कोलोन और रेक्टम को निकाल दिया था और परमानेंट इलियोस्टमी भी की थी, या दूसरा उसमें हमारा ये तरीका था कि हम पाउच बना, हाँ बिल्कुल, आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी हमें प्रोक्टोकोलेक्टमी करनी पड़ती है, लेकिन उसमें एक टाइप थी रिस्टोरेशन प्रोक्टोकोलेक्टमी, जिसमें मिलियल पाउच बना देते थे। दूसरा उसमें भी ये करना पड़ता था, अगर इलियल पाउच नहीं बनता था तो परमानेंट इलियोस्टमी। तो इसमें भी यही है कि रेक्टम और कोलोन को निकाल के परमानेंट इलियोस्टमी, ठीक है। इसका फायदा क्या, इसका फायदा ये कि इलियोस्टमी तो बहुत ही केयर करनी पड़ेगी उसकी, लेकिन फायदा ये कि इसमें अब रेक्टल कार्सिनोमा का रिस्क नहीं है, कोई रेक्टल कार्सिनोमा डिवेलप नहीं होगा, कोई फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, मतलब फॉलो अप स्क्रीनिंग नहीं करनी पड़ेगी रेक्टल कार्सिनोमा के लिए। ओके, हो गया, ये दो इसके तरीके हो गए, आसान है। अब ये इसकी बात कर लेते हैं, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। इसमें 100% रिस्क तो नहीं होता, लेकिन 80% तक रिस्क इसमें भी होता है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, और इसमें उसका एंडोमेट्रियल कैंसर का भी रिस्क होता है। तो एक तो इसमें टोटल कोलेक्टमी करते हैं, ठीक है, टोटल कोलेक्टमी करके इसमें रेक्टम को नहीं निकाला, सिर्फ कोलोन को निकाल के इलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस कर दिया, ठीक है, ये कर देते हैं। उसके अलावा इसमें प्रोफाइलेक्टेड हिस्टेक्टमी भी आपने जरूर मेंशन करनी है, और बायोलेटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी, क्योंकि इनमें एंडोमेट्रियल का या ओवेरियन का कैंसर ना हो जाए कहीं, तो ये 20 सात आपने मेंशन। अब आगे आ गया जी आपका
कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा को हम कैसे ट्रीट करते हैं, इसमें हम ये भी देखेंगे कि कैंसर कोलोन में तो उसको कैसे मैनेज करना है, अगर कैंसर रेक्टम में है तो उसको कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर आ जाओ, कोलोन के कार्सिनोमा, इसका बड़ा आसान ट्रीटमेंट है। इसके लिए ना आपको ये सबसे पहले फिगर देखनी है और आपको ये समझना है कि ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स है, ये डिसेंडिंग है, ये सिग्मोइड है, ये रेक्टम और एनल कनाल है, ठीक है। अब अगर जो कैंसर है ना वो यहाँ पर है कि वो असेंडिंग कोलोन में है, ठीक है, कैंसर किधर है, सीकम में है या असेंडिंग कोलोन में। अब आप क्या करोगे, राइट हेमिकोलेक्टमी, बजाय इसके कि आप पूरी कोलोन को निकालो, आप सिर्फ असेंडिंग कोलोन को रिमूव करोगे, सीकम को रिमूव करोगे, और साथ ही जो हिपैटिक फ्लेक्सर है ना ये वाला, यहाँ पे जो मुड़ रही है हिपैटिक फ्लेक्सर इसको कहते हैं, इसको कहते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्सर, ठीक है। हिपैटिक फ्लेक्सर को रिमूव कर दोगे और 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स क्लोन को, ठीक है, बाकी 2/3 ऐसे ही छोड़ दोगे, और डिसेंडिंग को भी ऐसे, सिग्मोइड को भी छोड़ दोगे। तो ये होगी राइट हेमिकोलेक्टमी। कब करनी है, अगर कैंसर सीकम में और असेंडिंग कोलोन में। दूसरा इसमें क्या, दूसरा होता है कि अगर कैंसर जो है ना वो यहाँ पर हिपैटिक फ्लेक्सर में है, या कैंसर जो है ना वो ट्रांसवर्स कोलोन में। अब यहाँ पर राइट हेमिकोलेक्टमी से तो काम नहीं बनेगा क्योंकि कैंसर ट्रांसवर्स कोलोन में, इसमें आपको एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टमी, जिसमें आप क्या करोगे, ये देखें, हाँ, ये एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टमी, इसमें क्या करते हैं, राइट हेमिकोलेक्टमी तो करते हैं और साथ में होल ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन और स्प्लीनिक फ्लेक्सर को भी रिमूव कर देते हैं, यानी यहां तक, ये जहां बॉक्स उसने बनाया कि इसमें असेंडिंग कोलोन, सारी की सारी ट्रांसवर्स कोलोन और साथ ही स्प्लीनिक फ्लेक्सर भी। अब हमने इसको डिसेंडिंग कोलोन को भी छोड़ दिया और सिग्मोइड कोलोन को भी। नेक्स्ट ये हो सकता है कि कैंसर यहाँ पर हो स्प्लीनिक फ्लेक्सर पे, डिसेंडिंग कोलोन में या सिग्मोइड कोलोन में। इस केस में आपको क्या, इसमें आपको लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी करनी पड़ेगी कि सिग्मोइड कोलोन को, ठीक है, और ये जो डिसेंडिंग कोलोन है इसको, और ये जो ट्रांसवर्स कोलोन है इसको, लेकिन ट्रांसवर्स कोलोन के सिर्फ 2/3 को, ठीक है। राइट हेमिकोलेक्टमी में 1/3 रिमूव होता है ट्रांसवर्स कोलोन का और लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी में 2/3, ठीक है। तो ये हो गया जी लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी, ये हो गया सारा कोलोन का, अगर कैंसर की उसकी लोकेशन के हिसाब से, साइट के हिसाब से हमने ट्रीट किया। और अगर कोलोन का कैंसर जो है उसकी लीवर मेट्स बन जाए, क्योंकि जो कोलोन का कैंसर है ना इसमें मेटास्टेसिस लीवर में बहुत कॉमन है, 50% जो पेशेंट होते हैं ना जब इनका डायग्नोसिस होता है तो उनका लीवर मेट्स बन चुके होते हैं, ठीक है। उस केस में क्या करते हैं, ये जो प्राइमरी कैंसर है इसको तो सर्जरी करके रिमूव कर दिया हमने, लेकिन मेट्स के लिए हमें ये करना होता है कि लीवर की रिसेक्शन, अगर हम लीवर की उन जगह की रिसेक्शन कर देना जहां पर ट्यूमर है, उससे सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है पेशेंट का। और अब ये देखा गया है कि सिर्फ रिसेक्शन करने से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, अगर आप रिसेक्शन के साथ कीमोथेरेपी को भी यूज करो ना, यूज ऑफ कीमोथेरेपी एडजमेंट टू लीवर रिसेक्शन, मतलब लीवर रिसेक्शन भी करो, एडजंक्ट इसके साथ कीमोथेरेपी भी यूज करो, तो इसका सर्वाइवल रेट ज्यादा अच्छा है। अब इसने आगे ये सारी जो बात की ना इतने पैराग्राफ में, ये मैं आपको शॉर्ट करके बताती हूँ। उसने ना बात की क्राइटेरिया की कि लिवर रिसेक्शन जो करनी है ना उसका क्या क्राइटेरिया। उसने कहा पहले तो क्राइटेरिया ये देखा जाता था कि ये अगर लिवर है ना तो कोई इस हिसाब का क्राइटेरिया था कि कितना ट्यूमर है तो हमने रिमूव करना है, कितना साइज है ट्यूमर का तो रिमूव करना है, इस तरह के क्राइटेरिया थे। अब जो क्राइटेरिया ना वो चेंज हो गया। अब ये क्राइटेरिया है कि ये हमने नहीं देखना कि कितने ट्यूमर है और कितना मेट्स है, अब हमने ये देखना है कि सर्जरी करने के बाद अगर हम लिवर रिसेक्शन कर रहे हैं तो लिवर रिसेक्शन करने के बाद हमारे पास बाकी कितना लीवर बचता है। लेट्स सपोज हमें इतना लीवर जो है वो रिमूव करना पड़ रहा है, ये वाला सारा रिमूव कर दिया तो ये बाकी बच रहा है, ठीक है। अब हमने ये देखना है हमारा क्राइटेरिया कि बाकी कितना बच रहा है, और जो लीवर बाकी है ना वो 20% से ज्यादा बचना चाहिए। 20% से ज्यादा लीवर का मैस जो है ना वो बाकी रह जाना चाहिए सर्जरी करने के बाद, तो फिर आप सर्जरी कर सकते हो, आप लीवर रिसेक्शन कर सकते हो, कितने मेट्स हो कितने भी हो, लेकिन 20% से ज्यादा जो है मास रिमूव होना चाहिए। एक तो ये शर्त है, दूसरी ये शर्त है कि आप लीवर रिसेक्शन करो 20% ज्यादा मास बाकी बचे तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक कोई भी ट्यूमर बाकी ना बचे, लिवर में से सारे मेट्स रिमूव हो जाए मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक दोनों लेवल पर, ठीक है। तो फिर आप लिवर रिसेक्शन की तरफ जा सकते हो, बट स्टिल कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है लिवर रिसेक्शन की अगर नॉन ट्रीटेबल प्राइमरी ट्यूमर है। अच्छा ये देखें आप कितनी इंटरेस्टिंग है ये कि आप जो ना प्राइमरी ट्यूमर को ट्रीट नहीं कर पा रहे, प्राइमरी ट्यूमर को आप नहीं सर्जरी करके रिमूव कर सकते, वो इतना ज्यादा लोकली इन्वेड उसने कर दिया, इधर इधर इतना इन्वेड कर दिया, तो अब लिवर रिसेक्शन करने से क्या ही फायदा होगा जब प्राइमरी ट्यूमर ने इतना फैल गया, ठीक है। तो तब आप नहीं करोगे लिवर रिसेक्शन। लिवर रिसेक्शन तो आप तब करो ना कि अगर प्राइमरी ट्यूमर भी आप रिमूव कर रहे हो। दूसरा अगर पल्मोनरी डिजीज है, साथ पल्मोनरी डिजीज भी होगी, लंग्स को भी इन्वॉल्व कर चुका है ये कैंसर, तब भी आप लिवर रिसेक्शन नहीं करोगे। पेरिटोनियम इन्वॉल्व हो गई है, या एक्सटेंसिव नोडल डिजीज है, बहुत सारे लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो चुके हैं, या बोन और सीएनएस इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर लिवर के अलावा कोई भी और बॉडी का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो चुके हैं ना तो आप लिवर रिसेक्शन नहीं करोगे, चाहे वो बोन्स हो, सीएनएस हो, लिम्फ नोड्स हो, पेरिटोनियम हो, लंग्स हो, या अगर प्राइमरी ट्यूमर ही नॉन ट्रीटेबल है तो तब आप फिर नहीं करते लिवर रिसेक्शन, ठीक है। चलिए, और क्राइटेरिया आपने याद रखना है कि मोर देन 20% एक तो लिवर बचना चाहिए, दूसरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए पूरी डिजीज का, ठीक है। ये तो हो गया जी कोलोन के ट्रीटमेंट, मैंने आपको डिटेल में करा दिया। आप देखते हैं कि अगर रेक्टम का कार्सिनोमा तब क्या करना है। इसमें होता है कि इसमें भी हम दो डिवीजन करते हैं, अगर कार्सिनोमा ने इन्वॉल्व किया अपर 2/3 ऑफ रेक्टम को और अगर कार्सिनोमा ने इन्वॉल्व किया डिस्टल 1/3 ऑफ रेक्टम को। अगर तो अपर 2/3 को इन्वॉल्व किया हो तो हमें करनी पड़ती है एंटीरियर रिसेक्शन, और अगर डिस्टल 1/3 को किया हो तो हम करते हैं
एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन, इसके नाम से समझ आ रहा है कि दो सर्जन होंगे, एक एब्डोमिनल अप्रोच यूज करेगा, दूसरा पेरिनियल अप्रोच यूज करेगा, ठीक है। एंटीरियर रिसेक्शन बहुत सिंपल है, लोअर मिड लाइन इंसिजन लगाते हैं, उसको एब्डोमन को खोलते हैं, रेक्टम को मोबिलाइज करते हैं, ठीक है। रेक्टम मोबिलाइज करके जो मीजो रेक्टम है उसको भी एक्साइज करना है, उसको ऐसे नहीं छोड़ देना क्योंकि उसमें भी कैंसर पड़ा होता है, मीजो रेक्टम को भी एक्साइज करना है, ठीक है। अच्छा, अगर अपर रेक्टम का कैंसर हो तो आप उसको 4 सेंटीमीटर तक मीजो रेक्टम को एक्साइज करते हो, और अगर लोअर रेक्टम का कैंसर हो तो आपको टोटली मीजो रेक्टम को एक्साइज कर देना है, ठीक है। एक्साइज कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं, आप ना रेक्टम को क्लैंप लगाते हो कैंसर से 2 सेंटीमीटर डिस्टल तक, मतलब ये अगर रेक्टम है ना पूरी, तो यहाँ पर अगर कैंसर था, लेट्स सपोज यहाँ पर कैंसर था, तो आपने क्लैंप लगाना है 2 सेंटीमीटर, आपने यहाँ पे क्लैंप लगाना है 2 सेंटीमीटर नीचे तक आपने क्लैंप लगाना है, फिर क्लैंप लगा के ऊपर से आपने सारा जो रेक्टम है और सारा 2 सेंटीमीटर फ्री मार्जिन आ गया, इसको एक्साइज कर देना, रिसेक्ट कर देना, इसकी रिसेक्शन कर देनी, और बाकी जो ये रेक्टम बच गया इसका और जो ऊपर से डिसेंडिंग कोलोन आ रहा था उसका एनास्टोमोसिस कर देना, कोलोरेक्टल एनास्टोमोसिस हो जाएगा, ठीक है। ये किन केसेस में हम यूज करते हैं, एंटीरियर रिसेक्शन जिनमें अपर 2/3 रेक्टम का कैंसर, और अगर लोअर का हो तो तब हमें लोअर 1/3 का हो तो हमें एब्डोमिनोपेरिनियल। इसमें दो सर्जन होते हैं, एक जो है ना सिमुलटेनियसली वर्क करते हैं, एक एब्डोमिनल अप्रोच यूज करते हैं, दूसरा पेरिनियल अप्रोच। अब होता है ये जो एब्डोमिनल अप्रोच वाला है वो वैसे ही काम करता है जैसा इसमें सर्जन ने किया था एंटीरियर सेक्शन, और उसको खोलता है मिड लाइन सीएन से, रेक्टम को मोबिलाइज करते हैं, मीजोरेक्टम को ये सारा उसका काम वैसा है। जो पेरिनियल वाला है उसका काम क्या है, उसका काम एक तो उसने इंसियन लगाना है, इंसियन उसने कहाँ लगाना है, पेरिनियम सेंट्रल पेरिनियल पॉइंट से टिप ऑफ कॉक्सिक्स के दरमियान इलिप्टिकल सेंसियन लगाना है। उस सीएन की मदद से अब ऊपर एब्डोमेन वाले सर्जन ने रेक्टम को मोबिलाइज कर दिया था, इसने पेरिनियल वाले ने उस रेक्टम को उस वाउंड से बाहर निकाल लेना, एनल कनाल को भी और रेक्टम को भी, ठीक है, उसको डिलीवर कर लेना पेरिनियल वॉन्ड से, और फिर पेरिनियल वॉन्ड को क्लोज कर देना। तो इसने क्या किया, इसने तो रेक्टम को भी बाहर निकाल दिया, एनल कनाल को भी बाहर निकाल के उनको एक्साइज कर दिया, तो इसका पीछे क्या करना पड़ेगा, आपको कोलोस्टमी करनी पड़ेगी, यानी स्टोमा बनाना पड़ेगा कोलोन को ऐसे ऐसे एब्डोमिनल वॉल पे, तो आपको कोलोस्टमी करनी पड़ेगी परमानेंट, ठीक है। चलिए, हार्टमैन ऑपरेशन, हार्टमैन ऑपरेशन इससे पहले भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, याद है जब हमने डाइवर्टिकुला पढ़े थे कोलोन के, अगर चीजों को ऐसे हम कंपेयर करके पढ़े ना तो लिंक करके तो फिर वो याद रहती हैं। तो हार्टमैन आपको मैंने वहां पे भी डाइवर्टिकुला में भी करवाया था कि वहां पर भी हम क्या करते थे कि वो जो डाइवर्टिकुला वाला पार्ट है उसको एक्सरसाइज कर देते थे, डिस्टल स्टम्प को हम बिल्कुल क्लोज कर देते थे और प्रोक्सिमल को हम बाहर क्लोज कर देते थे, ठीक है। तो ये हार्टमैन वो वाला प्रोसीजर है। कीमोथेरेपी भी यूज की जाती है, लेकिन कीमोथेरेपी सिर्फ स्टेज 3 के डिजीज में हेल्पफुल है, 1 और 2 में इसका कोई फर्क नहीं है, 2 या 9 2 एक हिसाब है, ठीक है। कीमोथेरेपी में ड्रग जो है 5-फ्लोरोयूरेसिल को ज्यादा यूज करते हैं, 7 फुलोनिक एसिड के कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। और करंट रेजीम जो है ना उसमें 5-फ्लोरोयूरेसिल फ्लोनिक एसिड के साथ ये उसने कुछ और ड्रग्स बताई हुई हैं, ये भी यूज हो रहे हैं। कीमोथेरेपी जो है न्यू एडजमेंट होती है, जो सर्जरी से पहले दी जाती है, ये यूज की जाती है उन केसेस में अगर इनऑपरेबल ट्यूमर हो, यानी बहुत ज्यादा लोकली वो फैला हुआ है या इनऑपरेबल ट्यूमर है, तो आप ट्यूमर को श्रिंक करते हो साइज को, ताकि ऑपरेशन की मतलब ऑपरेबल हो जाए, फिर आप उसकी सर्जरी करते हो, ठीक है। और पोस्ट ऑपरेटिवली 5 डे तक कीमोथेरेपी यूज कर ली जाती है, और जिससे लोकल रिकरेंस से बचने के लिए। रेडियोथेरेपी का ऐसा रोल नहीं है, इसमें ज्यादा कीमो का ही रोल है, ठीक है। रेडियोथेरेपी का इतना रोल नहीं है, लेकिन रिकरेंस से बचाने के लिए आप रेडियोथेरेपी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपका खत्म हो गया कोलोरेक्टल कार्सिनोमा और रेक्टम, और दूसरा कोलोन का भी और रेक्टम का भी कार्सिनोमा हमने देख लिया। एडवांस डिजीज तो आपको पता है, आपको पैलिएटिव प्रोसीजर ही करने पड़ते हैं। कोलोस्टमी आप कर सकते हो ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए, कीमो रेडियोथेरेपी आप कर सकते हो ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए, सारी पैलिएटिव ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बस इतना ही था, काफी लंबा चैप्टर था, 2 से 3 वीडियोस बन गई, लेकिन मैंने आपको सारा जो भी मैनेजमेंट थी वो अच्छे से करवा दी है, जो सर्जरी थी वो भी हमने देख ली है। अब हमने जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की मैनेजमेंट करनी है।